हेलो दोस्तों आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर किया था। हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा। मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमें मिल जाती है आज़ादी, और ये आज़ादी हमें दे देती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो देश को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये देश चलेगा कैसे? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो हमारा देश बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। आपको कदम कदम पे डिफरेंट रिलीजन मिल जाएंगे, डिफरेंट कास्ट के लोग मिल जाएंगे, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग मिल जाएंगे। इन सभी को एक साथ लेके चलना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ये काम करेगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। सम का मतलब हुआ ऑल, विधान यानी कि विधि, यानी कि रूल। अब ये जो रूल है, इसी से हमारा देश चलेगा। अब ये रूल बनेगा कैसे? तो ये बनेगा आपको मिनिमल कंसेंसस से। मिनिमल का मतलब हुआ न्यूनतम, और कंसेंसस का मतलब हुआ समन्वय। सभी लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्री होंगे, कुछ पॉइंट पे अग्री होंगे, और जिस पॉइंट पे अग्री होंगे उसको रूल बुक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे, और उसके बेसिस पे हमारा देश चलेगा। अब सवाल ये उठता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? देखो भाई, ऐसा है, जो ये बात भी मिनिमल कंसेंसस से ही निकल के आई, जो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब ये मिनिमल कंसेंसस किन के बीच में था? तो हमारे जितने भी नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने ही डिसाइड किया था, जो भाई एक संविधान तो चाहिए होगा। अब संविधान के कुछ फंक्शंस होते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैंने एनसीईआरटी के क्लास 11 से लिया है। इससे आपको संविधान के फंक्शन समझ में आ जाएंगे। टोटल 4 फंक्शन है। पहला, एक बेसिक रूल को सेट करके देता है, इतना आपको समझ में आ गया, जो कि सोसाइटी के मेंबर्स में मिनिमल कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है। दूसरा, पावर किसको देनी है, कितनी देनी है, ये बात भी रूल बुक में मेंशन्ड है। तीसरा फंक्शन ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो गवर्नमेंट पे लिमिटेशन लगाने का काम करता है। आखिरकार गवर्नमेंट पे लिमिटेशन क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, वो उसको कोई वायलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इवन नॉट इवन द गवर्नमेंट। इस ये पावर कहाँ पे मिल रही है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिल रही है। ठीक है। चौथा फंक्शन ये है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये आपको बताता है, जो आपकी कंट्री की एस्पिरेशंस क्या हैं, उसको भी मेंशन करके दे देता है। अब देखो, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स वाली बात है ना, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, जो किस तरीके से आपके राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है। ठीक है। और जब हम लोग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा जो हमारे देश के एस्पिरेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, और उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको फंक्शंस, सेपरेशन एंड पावर एंड फंक्शंस को समझा देता हूं, ताकि आपको आगे की कहानी समझने में मदद मिल जाएगी। ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, ये हो आप, यानी कि पीपल। आपने क्या किया? आपने एक गवर्नमेंट को चुना। ठीक है। कैसे चुना? तो आपको मिलता है पावर चुनने का। कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां से ये पावर आ रहा है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही बनता है एक्ट, मतलब इसके तहत ही बनता है एक्ट, और इस एक्ट से आपको मिलता है वोटिंग का पावर। ठीक है। और आपने चुन के लाया एक सरकार। अब सरकार का काम क्या है? तो सरकार का काम दो है। एक तो है लेजिस्लेटिव वर्क। ठीक है। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। ये क्या करेगी सरकार? ये बैठेगी सेंट्रल विस्टा में। ठीक है। यही होता है ना, ऐसे ही है ना, सेंट्रल विस्टा। ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट में। और यहाँ बैठ के कानून बनाएगी। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक और फंक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी कि किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कार्यपालिका। तो गवर्नमेंट के दो रोल हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, और दूसरा पार्लियामेंट में होगा तो ये कानून बनाएगा, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है। और उसी कानून को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो हो गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब मान लो गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बना दिया जो आपको पसंद नहीं आया, वो आपके फेवर में नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? गवर्नमेंट से लड़ोगे, तो गवर्नमेंट आपकी टांगे तोड़ देगी, यानी कि गवर्नमेंट आपको ब्रूटली सप्रेस कर देगी। ठीक है। तो ये तो कर नहीं सकते। तो फिर आप एक काम करोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए पहुंच जाओगे जुडिशरी के पास। ठीक है। जुडिशरी को बताओगे, जो भाई ऐसा है, जो सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है जो हमारे लिए नहीं है। जुडिशरी क्या करेगा? तो उस कानून का जुडिशियल रिव्यू करेगा। ठीक है। और देखेगा जो कहीं ये फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा
आम लोगों को दिया गया है उसका कहीं वायलेशन तो नहीं है। अगर कोई वायलेशन दिख गया, ठीक है, तो उस कानून को वो इमीडिएटली रद्द कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जुडिशरी का पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर में चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने का काम है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसने एक और कानून बना दिया और इसके तहत इसने संविधान में ही ऐसे बदलाव कर दिए, ठीक है, जो कि आपको लग रहा है गलत है। अगेन जुडिशरी क्या करेगी, उसको रिव्यू करेगी और गवर्नमेंट को बताएगी जो आप चाहो तो कोई भी बदलाव कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई आपको नहीं रोक रहा है, बशर्ते ये जो आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसको आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन्ड है। इसको जुडिशरी ही डिसाइड करता है जो क्या बेसिक स्ट्रक्चर होंगे और क्या नहीं होंगे। तो आपने देखा जो किस तरीके से इस संविधान का प्रोटेक्टर है जुडिशरी। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहे तो जुडिशरी के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बनाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा तो जुडिशरी चाहेगा तो उसको खत्म कर सकता है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो जुडिशरी के पास है। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा, जो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, जुडिशरी में भी चेंजेस कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस कर सकती है, बशर्ते ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाला जो बात है वो एक तरीके से सरकार पे लिमिटेशन लगा के दे देती है। ठीक है, तो यही है हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जो हमें बताते हैं जो किस तरीके से जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच बीच में पावर एंड फंक्शंस का कैसे सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट किसी भी अ, आपको बॉडी की तानाशाही को रोका जा सके, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो। ठीक है, इन सभी के तानाशाही को रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखो दोस्तों, ऐसा है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से कवर किया है, लेकिन हम लोग यहाँ भी देखने वाले हैं। कारण क्या है? पहली बात ये जो हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। दूसरी बात ये जो इस बार के सीजीएल एग्जामिनेशन में इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ जो आप सवालों को देखो, सवालों के स्टैंडर्ड जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग मांगता है ये सारी चीज़ें। तो आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार चीज़ों को समझते हैं और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा जो अगले एग्जामिनेशन में आप कैसे सवालों को फेस करने वाले हो। सबसे पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 1600 में एलिजाबेथ वन से ये लोग चार्टर लेके आ जाते हैं, ये सारे लोग। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है और ये लोग इंडिया आके यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कॉमर्शियल एक्टिविटी तक ही सीमित नहीं रहते हैं। 1765 में इनको मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स। अब ये कॉमर्शियल पावर से बढ़ के टेरिटोरियल पावर पावर बन जाते हैं। दोस्तों, जब ये टेरिटोरियल पावर बन जाते हैं ना तो इनके अंदर में तानाशाही आ जाती है। कोई भी कॉमर्शियल यूनिट होगा ना वो एक ही चीज के लिए काम करेगा, उसका नाम है प्रॉफिट। तो इनका मोटिव था प्रॉफिट। वेलफेयर से इनको कोई लेना देना नहीं है। जितने लोग मरे मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन सभी चीजों को हम लोगों ने बैड गवर्नमेंट से समझा था। बी फॉर बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद आया था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद और उसके बाद डुअल गवर्नमेंट यानी कि दीवानी राइट्स के साथ डुअल गवर्नमेंट आया था। और ये इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट था जो 1770 में बहुत ही बड़ा अकाल आया था और ये अकाल नेचुरल से ज्यादा मैनमेड था। अब ये बात क्वीन एलिजाबेथ को पसंद नहीं आई। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने दिखा दिया जो ये कंपनी घाटे में चल रही है और इस तरीके से ब्रिटेन को नुकसान हो रहा है। और इन्होंने 1 मिलियन पाउंड का डिमांड कर दिया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रन कर सकें। अब ब्रिटेन की महारानी जो है उन्होंने कहा जो अब वक्त आ गया है जो अब हम लोग चीज़ों को रेगुलेट करेंगे। और ये पहला अटेम्प्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के चीज़ों में बदलाव हुआ। कहाँ पे बदलाव हुआ? तो एक तो इंग्लैंड में बदलाव हुआ और ये किस तरीके से भारत में टेरिटोरियल पावर बन के रन कर रहे हैं उसमें भी बदलाव हुआ। ठीक है, तो चलिए अब जब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं ब्रिटिश रूल की, तो इसको हम लोग दो फेजेस में समझेंगे। पहले तो कंपनी रूल चल रहा था और उसके बाद कंपनी रूल खत्म हो जाता है और फिर क्राउन रूल यानी कि क्राउन डायरेक्टली रूल करने लग जाता है आफ्टर 1857, अगर आपको चीज़ें याद हो तो। ठीक है, तो इन दोनों से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले कंपनी रूल की बात करें तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर लेते हैं। 1773 का जो एक्ट था ये पहला स्टेप था
जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में रेगुलेट किया गया। इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड में भी इसको रेगुलेट किया गया था, ये आप समझ लो, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। वार्डन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब जो बंगाल के अंतर्गत ही बॉम्बे और मद्रास को डाल दिया गया था, मतलब एज अ सबऑर्डिनेट, ठीक है। सुप्रीम था बंगाल, उसके नीचे बॉम्बे और मद्रास। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है 1774 में। सवाल पूछते हैं, पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रही थी, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, इतना ज़्यादा करप्ट हो गए थे, जो इन्होंने लोगों से, नेटिव लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिए थे ताकि उनके ट्रेड को बढ़ावा दे सकें, और इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये लोग अलग से ट्रेड कर रहे थे पैरेलली, ठीक है। तो फिर इस बार रेगुलेटिंग एक्ट में रूल बना दिया गया, जो अब जो भी कंपनी सर्वेंट होंगे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कोई भी कंपनी होती है उसमें होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये आदेश दिया गया, जो आप जितने भी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स होंगे वो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस किए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अब चलिए एक बार सीजीएल के सवालों को देख लेते हैं, ये मेमोरी बेस्ड सवाल है। सवाल ये है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 primarily introduced changes in the company's administration in two distinct areas। कौन कौन से? देखो, अब ऐसे सवाल अगर आ जाएंगे तो आपको चार ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, इसमें सबसे बेस्ट जो होगा वो आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल, अब पहला ऑप्शन है कंपनीज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। देखो, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं हुई है। कंपनीज मिलिट्री अफेयर्स एंड ट्रेड पॉलिसीज, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो किस तरीके से कंपनी अपने होम और इंडिया में रन करेगी, इसी पे 1773 ने कानून बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा कंपनी डीलिंग विद इंडियन स्टेट्स एंड एक्सटर्नल रिलेशन, इसकी भी कोई बात नहीं हुई थी। तो सी जो है यही अप्रोप्रिएट आंसर है, इसको आपको समझना होगा। चलिए अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने देखा था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से एक यूनिट निकाल दिया जाता है जिसको बनाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उससे अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग हो गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग हो गया, मतलब जो बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ही आया था। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो 6 मेंबर कमेटी था। ये क्या करेगा, तो जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे उसको देखेगा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स को देखने का काम है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो यही चीज आप याद कर लेना, दो पिट्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के जो टेरिटरीज हैं पहली बार उनको ब्रिटिश पोजीशन कहा गया था इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे सुप्रीम कंट्रोल लगा देती है। चलिए एक और सवाल है जो इस बार के सीजल में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 created a 6 member body called the dash to supervise company's policies politics। देखो ऐसा है, पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी द आंसर। लेकिन अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखो, काउंसिल ऑफ इंडियन अफेयर्स, एडवाइजरी काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी ये ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, बशर्ते जो आपने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। चलिए एक और सवाल है, what was one major provision introduced by the Pitt's India Act of 1784 concerning the Court of Directors। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संबंध में प्रस्तुत एक प्रमुख प्रावधान क्या था? चलिए, इट empowered देम टू फ्रेम पॉलिसीज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑथोराइज्ड देम टू रीस्ट्रक्चर प्रोविंशियल जुडिशियल बॉडीज, बिल्कुल गलत बात है। इट मेड देम अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सिविल मिलिट्री अफेयर्स, इसीलिए तो बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसीलिए बनाया गया था, ठीक है। तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही हुआ करता था, अब इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग करके 6 मेंबर बॉडी बनाई गई थी। तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इट कंबाइंड देयर फंक्शंस विद दोज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बात गलत है। चार्टर एक्ट 1813 की बात कर लेते हैं। दोस्तों 13 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना है, तो ये याद रखना है, जो चाय और चाइना को छोड़ के जितनी भी ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म कर दी गई। अब बाकी के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो भी अलाउड थे इंडिया में आके ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन चाय और चाइना का जो मोनोपोली था वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, तो 13
THIRTEEN, टीन से टी याद रख लेना, और 13 टी फॉर ट्रेड टू चाइना। चाय और चाइना 13 याद कर लेना, याद हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये जो मोनोपोली है दो, सिर्फ चाय और चाइना, बाकी तो खत्म हो गई। इन दोनों को भी 1833 के चार्टर में खत्म कर दिया गया था, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात 1813 का ये चार्टर आप याद रख लेना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था इंडिया में, और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे भी दिए गए थे 1813 में। ठीक है, कितने, तो शायद 1 लाख, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, एक बार आप देख लेना। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने का पावर दिया गया था, और जो भी डिफॉल्टर्स होंगे उनको पनिश करने का भी पावर 1813 के चार्टर एक्ट से दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है चाय और चाइना, और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, चलिए एक सवाल ले लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स एजुकेशनल इवेंट और की आउटकम इनिशिएटिव इज करेक्टली मैच्ड। देखो दोस्तों, यहाँ पे 1813 का एक्ट, 1835 का एक्ट, सेरामपुर मिशन और ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट डिबेट के बारे में बात हो रही है, लेकिन अभी हम लोगों ने चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा है। ये चार्टर एक्ट से ही सवाल है, सिंपल सा सवाल है। जो चार्टर एक्ट जो था ना, उसमें फंड्स को एलोकेट किया गया था, इसलिए ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। बाकी के ऑप्शंस जो है ना, वो मैच नहीं कर रहे हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन है उससे। एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना। चलिए, अब चार्टर एक्ट 1833 की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कॉमर्शियल रोल जो है अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, मतलब जो कॉमर्शियल रोल का कहने का मतलब मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म। अब ये नाउ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो चुका है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था पहले कॉमर्शियली जो कंपनी आई थी एज अ ट्रेडर, वो अब कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाती है। अब ये लिखना शुरू कर देते हैं, इन द ट्रस्ट फॉर द क्राउन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी खत्म नहीं हुई है, उसका रोल खत्म हो गया है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। विलियम बेंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। लेजिस्लेटिव पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। बॉम्बे और मद्रास जो है उनके लेजिस्लेटिव पावर को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ ये जो बंगाल होता है उसी के पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कमीशन बनाया जाता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। मैकॉले जो होते हैं जो है ना, उन्होंने पहली बार लॉ कमीशन को चेयर किया था। और यही सवाल पूछ रहा है। सवाल यह है, अंडर विच एक्ट वाज अ लॉ कमीशन फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू कोडिफाई एंड कंसोलिडेट इंडियन लॉज। तो लॉ कमीशन जो बनाया गया था वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब 1853 के चार्टर एक्ट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया जाता है। 1853 का जो चार्टर था वो लास्ट चार्टर था। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1858, तब क्राउन जो है वो डायरेक्टली अब रूल करने लग जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो जाता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल पावर को 1833 में खत्म किया गया था, अब ये पूरी की पूरी कंपनी खत्म कर दी जाती है 1858 के तहत। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अब इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। 4 आउट ऑफ 6 न्यू मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इसके अलावा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम का प्रावधान दिया गया था। ये भी मैकॉले कमेटी के द्वारा किया गया था 1854 में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स 1853 से रिलेटेड हैं चार्टर्ड एक्ट से। ठीक है, अब इतना डिटेल में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सवाल पूछ रहा है। जब सवाल पूछ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये मत समझना जो ये बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं, भाई आपके साथ में सवाल भी दे रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए जो ये सारी चीजें अब आपको कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिए हैं, वो भी अगर आप कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट। अब ये रिवॉल्ट ऐसा था जो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1858 का एक्ट लाया था। ठीक है, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। अब पूरा का पूरा पावर जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाता है। वाइसराय ऑफ इंडिया जो है अब गवर्नर जनरल की जगह ले लेते हैं। गवर्नर जनरल के पोजीशन को हटा के अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसरॉय थे। ठीक है, और ये जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, खत्म। ठीक है, उसके बाद एक पोजीशन बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कहाँ पे? तो लंदन में। ठीक है, अब ये क्या करेगा सेक्रेटरी? ये भारत की बातों को पार्लियामेंट में रखेगा।
ठीक है, विद फुल अथॉरिटी। अब इस सेक्रेटरी को हेल्प कौन करेगा? तो इसके लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जिसमें 15 मेंबर्स होंगे जो कि सेक्रेटरी को एडवाइस करेगा। चलिए एक सवाल है वो देख लेते हैं जो इस बार के सीजीएल में आया था। आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज वर अबॉलिश्ड। भारत सरकार अधिनियम 1858 को लागू होने के बाद किन प्रशासनिक निकायों को समाप्त कर दिया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। जो डुअल गवर्नमेंट था, खत्म। ठीक है, चलिए एक और सवाल। आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 व्हाट आर द रोल ऑफ द इंडियन काउंसिल एस्टैब्लिश्ड अंडर इट? तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बनाई गई थी लंदन में, और 15 मेंबर एक एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था जिसको इंडिया काउंसिल कहते थे। ठीक है, तो इसका काम क्या था? टू एडवाइज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। इतना याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा छोटा छोटा एक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन जो भी एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने बोल्ड कर दिए हैं। एक बार पढ़ लोगे काम हो जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था। अब इंडियन काउंसिल एक्ट का मतलब ये हुआ जो काउंसिल में बदलाव होगा। क्या है तो इसमें, तो लॉ मेकिंग में इंडियंस का एसोसिएशन अब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि अभी भी नॉमिनेटेड मेंबर्स ही आ रहे हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। देखो जो भी हेल्प करने के लिए, सेक्रेटरी को हेल्प करने के लिए जो काउंसिल बनाई गई थी, तो उसमें सबका पोर्टफोलियो बांट दिया गया था। जो लेजिस्लेटिव पावर हटा दिए गए थे बॉम्बे और मद्रास के, वो भी अब दे दिए गए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में इससे अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे। अगर आपसे ये कोई सवाल पूछ दे, जो पहली बार डिस्कशन ऑफ बजट कब अलाउ किया गया था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट में, तो ये 1892 में अलाउ किया गया था, याद कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बातें डिस्कशन पे ही टिकी हुई हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का पावर अलग से दिया गया था, अलग एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल पूछ दे, जो पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन कहाँ पे मेंशन था, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट में मेंशन था, 1892, याद कर लेना। ठीक है, चलिए 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट मॉडर्न रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों मॉडर्न रिफॉर्म्स जो है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज ये था जो इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम को इंट्रोड्यूस किया था। ये पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार लॉ मेंबर बन के जाते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या को बढ़ा के 16 से 60 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लेना। उसका 1919 की बात कर लेते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो इन्होंने डायarchy को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये डायarchy क्या था? तो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स। इसको मैंने हिस्ट्री में अच्छे से बता रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन होता है सेंटर में। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? तो 2 हाउसेस, जैसा कि एक लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउसेस। हमारे यहाँ लोअर हाउस कौन है? तो लोकसभा। अपर हाउस कौन है? तो राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर पूछ दे जो पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1919 में यूज हुआ था। ठीक है, और अभी भी इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइजी था। ये नहीं जो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसको कहते हैं, 18 साल हो गए आप जाके वोट दे दो, तो ये बात नहीं है। ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, बहुत ही लिमिटेड लोगों को ये पावर दिए गए थे, बहुत सारे कंडीशंस लगा के ये पावर दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1926 में। ठीक है दोस्तों, अगर सेपरेटली इन चीज़ों को समझें तो पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार आया था 1926 में। अब इसी चीज़ को 1935 के एक्ट के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाता है, और 1950 में जब हमें आज़ादी मिल गई होती है तो इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाता है। तो इस तरीके से इसकी जर्नी होती है, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ली कमीशन, वो भी आप याद कर लेना, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। चलिए एक सवाल है वो ले लेते हैं जो इस बार के सीजीएल में आया था। अंडर विच एक्ट वाज द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट? दोस्तों जब भी डायarchy यानी कि डुअल गवर्नमेंट की बात होगी तो आपको ये समझना होगा जो ये किसकी बात कर रहा है, सेंटर की बात कर रहा है या फिर प्रोविंसेस की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोविंसेस की बात हो रही है। जैसे ही आप प्रोविंसेस देखोगे तो आप ऑप्शन में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 को टिक लगा दोगे।
चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो चार ऑप्शन है, कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं। अब आपको एग्जामिनेशन में उतना समय निकालना ही पड़ेगा ताकि आप सारे ऑप्शन को पढ़ सको और जो सबसे सुटेबल हो उस पर टिक लगा सको। ठीक है। Transferred and reserved subjects created functional overlap between central and provincial power। बिल्कुल गलत बात है। ये जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो बेसिकली सब्जेक्ट पे आधारित थे और ये सेंटर और प्रोविंशियल पावर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था पावर का। ठीक है। ये बेसिकली ये था जो कौन से पावर को रखना है और कौन से पावर को दे देना है। कोई फंक्शनल ओवरलैप नहीं था। ठीक है। क्रिएशन ऑफ बाई कैमरलिज्म। ठीक है। इंट्रोड्यूस टू हाउसेज एट द सेंट्रल लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये 1919 से आया था, जो कि सेंटर में बाई कैमरलिज्म को इसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। गेव फाइनेंशियल कंट्रोल टू द इंडियन मेंबर्स इन द वाइसरायज काउंसिल। बिल्कुल गलत बात है। पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए तो बिल्कुल नहीं था। Introduction of diarchy in the provinces empowered Indian minister to control defense and foreign affairs। ये बात भी गलत है। इंडियन मिनिस्टर्स को ये पावर नहीं दी गई थी डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स की। ठीक है। ये चीजें वायसरॉय ने खुद अपने पास रखी थी। चलिए अब हम लोग क्राउन रूल में पढ़ने वाले हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, उस ये समझो 1935 का जो एक्ट था वो एक तरीके से स्केलेटन का काम करता था। तो समझो पूरा का पूरा बेस बना के दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, 321 सेक्शन 10 शेड्यूल। ठीक है। अब इसने बनाया था ऑल इंडिया फेडरेशन, लेकिन ये बात मटेरियलाइज नहीं हुई। कारण क्या था? तो प्रिंसली स्टेट्स ने इसका विरोध कर दिया था ऑल इंडिया फेडरेशन का। ठीक है। वो नहीं चाहते थे जो कोई ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट हो। ठीक है। तो ये बात मटेरियलाइज्ड यहाँ तक तो नहीं हुआ था, आगे हो गया अलग बात है, लेकिन 1935 एक्ट के तहत नहीं हुआ था। पूछते हैं सवाल, पता होना चाहिए। प्रोविंसेस में जो डायआर्ची थे उसको खत्म कर दिया जाता है। ये आपको 1919 में दिया गया था, लेकिन 1935 में प्रोविंसेस में डायआर्ची को खत्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रोविंसेस में आपको फुल ऑटोनॉमी दे दी जाती है। ठीक है। अब ये जो डायआर्ची जो था, जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था, वो अब आपको सेंटर में देखने को मिलेगा। ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर अब आपको प्रोविंसेस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के तहत बनाया गया था। इसके लिए एक कमीशन थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा हुआ सवाल है, शायद 1 करोड़ का सवाल था। ठीक है। उसका फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1937। ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। इसने ब्रिटिश रूल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ठीक है। और वाइस रॉय के पोजीशन को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ये बात की थी, जो 2 डोमिनियंस बनेंगे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम्पावर्ड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। ठीक है। तो चलिए एक सवाल है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज प्रोवाइडेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। दोस्तों अब ये सवाल आपको ऐसे पता होने चाहिए। ये द राइट आंसर इज 1937। अब यहाँ पे 1935 नहीं मेंशन्ड है, अदरवाइज ये ऑप्शन थोड़ा सा टफ हो जाता। 1937 इज द राइट आंसर, बस इतना आप समझ लो तो काफी है। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्राइमरली एम्ड टू। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य था, दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था टू प्रोवाइड अ फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको 3 चीजें इस चैप्टर से पूछी जाएंगी। एक तो पहली बात, जो इंटरिम गवर्नमेंट के कौन कौन से मेंबर थे, और फर्स्ट कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन से मेंबर थे। ठीक है, पहली बात ये। और इसके अलावा आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी? ताकि संविधान बनाया जा सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट कमिटीज बनाई गई थी, किस लिए कमिटीज बनाई गई थी? ताकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ये सारी की सारी कमिटीज काम कर सकें। तो कभी कभी कमिटी से भी सवाल पूछ देते हैं। ठीक है। तो आपको 3 चीजें समझनी होगी। एक तो ये कमिटी के बारे में, दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, और तीसरा
फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में। तो दोस्तों जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे ना जो ये मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, उस समय में, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो आपको ये देखना होगा जो इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा रहा है या फिर फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। शुरुआत हुई थी इंटरिम गवर्नमेंट से 1946 में, बाद में इसी का ट्रांजिशन हो जाता है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में। लेकिन कुछ कुछ मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं जिसे हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन सितंबर 1946, ठीक है। और फर्स्ट कैबिनेट जो था वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी आपको दिखेंगे वाइस रॉय, ठीक है। यहाँ पे वाइस रॉय कौन थे, तो शुरुआत में थे लॉर्ड वेबल, बाद में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब यही जवाहरलाल नेहरू जो है वो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो बनाई गई थी इसलिए ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। इनका रोल एडवाइजरी था और लिमिटेड पावर्स इनको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स की बात करें तो कांग्रेस लीडर थे, फिर मुस्लिम लीग भी जुड़े थे। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना था तो इसमें मुस्लिम लीग आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपने समझ ली तो फिर बहुत ही अच्छा है। चलिए अब यहाँ पे आपको इस टेबल को देखना होगा। अब ये टेबल शायद आपको छोटा दिखे लेकिन मैं चाहता हूँ जो आप इसको ओवरऑल पिक्चर में देखो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पूछ देते हैं, कभी फर्स्ट कैबिनेट के बारे में पूछ देते हैं। अब दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आप दोनों टेबल को एक साथ देखोगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ चीजें आपको रेड में दिख रही हैं, यहाँ भी रेड में दिख रही हैं। तो ये क्या है, तो देखो यहाँ पे जो रेड में दिख रही है ना, ये बेसिकली मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जिन्होंने जब पाकिस्तान बन गया तो ये लोग चले गए, ठीक है। उसके बाद इनकी जगह इन लोगों ने ले ली, ठीक है। और यही कारण है जो ये शुरुआत में तो नहीं थे लेकिन बाद में थे। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो वो कौन लोग थे जो कि इंटरिम गवर्नमेंट का भी हिस्सा थे और फर्स्ट कैबिनेट का भी हिस्सा थे, ठीक है। सबसे पहला नाम जवाहरलाल नेहरू। ये वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, ये आपको समझना होगा, पूछते हैं सवाल। एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन भी इनके पास था, ठीक है। और जब ये फर्स्ट कैबिनेट इनके पास आया तो ये बन गए प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी समझा। और इसके अलावा इनके पास से एक और एडिशनल पावर आ जाती है साइंटिफिक रिसर्च की, ठीक है। इतना क्लियर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं। तो इनके पास था होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और जब ये फर्स्ट कैबिनेट बना तो इनके पास स्टेट्स का भी पावर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में भी और फर्स्ट कैबिनेट में भी, ठीक है। अब जॉन मथाई की बात कर लेते हैं। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में थे इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के मिनिस्टर। और जब फर्स्ट कैबिनेट आया तो ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, ठीक है। तो फिर इंडस्ट्री एंड सप्लाई कौन देख रहा था, तो फर्स्ट कैबिनेट में इंडस्ट्री एंड सप्लाई जो था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देख रहे थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे। ये बाद में इंडस्ट्री एंड सप्लाईज इन्होंने देखना शुरू कर दिया था। जगजीवन राम दोनों में थे, लेबर मिनिस्ट्री इन्होंने संभाला था। सरदार बलदेव सिंह जो थे ये भी दोनों में थे, डिफेंस मिनिस्ट्री संभाला था। तो ये जो जितना भी आप ग्रीन देख रहे हो ना, इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सीधे पूछते हैं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए। अब आओ कंफ्यूजिंग पार्ट पे, ठीक है। सी एच भाभा जो थे वो वर्क, माइंस और पावर शुरू में देख रहे थे, ठीक है। बाद में ये कॉमर्स देखने के लिए लग गए, ठीक है। और वी एन गाडगिल जो है वो वर्क, माइंस और पावर फर्स्ट कैबिनेट में देखते थे। तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए। लियाकत अली खान पाकिस्तान चले गए थे। पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में, और जब फर्स्ट कैबिनेट आया तो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे आर के शनमुगम चेट्टी। बहुत बार ये सवाल पूछते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। अब्दुल रब निस्तार जो थे वो पोस्ट और एयर देखते थे इंटरिम गवर्नमेंट में, ये भी छोड़ के चले गए, ठीक है। ये पाकिस्तान चले गए। उसके बाद आसफ अली ये भी चली गई, ये शुरू में रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट देखते थे। बाद में जॉन मथाई जो थे वो उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में इसको देखना शुरू किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये फर्स्ट कैबिनेट में इन्होंने एजुकेशन देखना शुरू किया था, ठीक है। फिर आओ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, इससे सवाल पूछते हैं। जो बी आर अम्बेडकर इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, ये स्टेटमेंट इट इज ट्रू क्योंकि वो नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद ये लॉ मिनिस्टर बन के आते हैं फर्स्ट कैबिनेट में, ठीक है। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर जो हैं ये पहली भारत की फर्स्ट कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर बन के आती हैं, ठीक है। और इससे पहले जो देखते थे वो मुस्लिम लीग के थे, वो चले गए थे पाकिस्तान। कौन, तो गजनफर अली खान,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर रफ़ी अहमद किदवई की बात करें तो ये इन्होंने कम्युनिकेशन देखा था, ठीक है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसा कि मैंने बताया, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। तो इस टेबल को अगर आप साथ में देखोगे तो चीजें याद करने में आसानी रहेगी, अदरवाइज अगर आप सेपरेटली दोनों टेबल को कवर करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड क्रिएट हुई, किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ, किस चीज़ का, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। ये असेंबली कैसे काम करता था, और उसके बाद आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, और उसके बाद जो सेलिएंट फीचर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले डिमांड के बारे में समझ लेते हैं। देखो, इसको टाइमलाइन से समझो। एम एन रॉय जो थे ना, वो उन्होंने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की का प्रपोजल दिया था, बेसिकली डिमांड रखी थी। कहाँ पे रखी थी, तो देखो, रांची में स्वराज पार्टी जो होती है ना, स्वराज पार्टी, ठीक है, उसका अधिवेशन चल रहा होता है, ठीक है, वहां पे इन्होंने ये मांग रखी थी। 1935 की बात कर लेते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड दिस थिंग। किस चीज का डिमांड इन्होंने किया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। पूछते हैं सवाल, याद रखना पड़ेगा। 1940 में अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, और अगस्त ऑफर के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया इन प्रिंसिपल डिमांड को, नॉट द फाइनल डिमांड, इन प्रिंसिपल डिमांड को, ठीक है। क्यों किया था, तो उस समय में आप समझो इनको वर्ल्ड वॉर सेकंड में सहयोग चाहिए था, ठीक है, इसीलिए उन्होंने इन प्रिंसिपली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, वही क्रिप्स मिशन जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। और उन्होंने प्रपोजल रखा था जो भाई चलो तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तो सीधा पाकिस्तान के मांग पे अड़ी हुई थी। जब से मुस्लिम लीग को 1937 में करारी हार का सामना करना पड़ा था, तब से इन्होंने पाकिस्तान की मांग को कभी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू रखा, जो भाई पाकिस्तान चाहिए, चाहिए तो चाहिए। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसके तहत ही फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है। कब, तो सितंबर 1946 में। ये क्या है, तो दोस्तों ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल, जिसमें क्या दिख रहा है आपको, हाथी। कभी कभी पूछ देते हैं तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीटों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, टोटल 389 सीट्स थे। अब ये सीट कहाँ से आए, तो देखो जितने भी पॉपुलेशन थे ना, तो 1 मिलियन पे, पर मिलियन पे एक सीट, यानी कि टोटल 10 लाख पॉपुलेशन होगा, उस पे एक सीट, ठीक है। रफली मैं बता रहा हूँ, ये रफली ही आइडिया है, रफली डेटा है ये, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही पूछते हैं, तो यही याद रखना है। तो समझो 10 लाख लोगों पे एक आदमी जाके बैठेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो ये सीट का एलोकेशन था। अब ये जो 389 है, इसमें से 296 जो था वो ब्रिटिश इंडिया के लिए था, ठीक है। अब इसमें से 296 में से 292 जो था वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस का था, और 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस का था। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में कौन कौन हो गए, तो दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था, बेरार था, यही सारे हैं चीफ कमिश्नर में, ठीक है। नहीं इतना पूछेंगे, बस इतना समझ लो, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझ लिया, 296 फॉर ब्रिटिश इंडिया, जिसमें से 292 फॉर 11 गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 फॉर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। इतना अगर क्लियर हो गया तो अब आ जाओ प्रिंसली स्टेट्स पे। तो टोटल 93 सीट्स रखी गई थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए, ठीक है। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो लोग चुने जाएंगे, वो एक्चुअली में नॉमिनेटेड होंगे रूलर के द्वारा, ठीक है। और ये सीट भरी इसलिए नहीं थी, खाली रह गई थी, क्यों, क्योंकि शुरुआत में प्रिंसली स्टेट्स ने मुंह मोड़ लिया था, उनको नहीं चाहिए था ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए ये सीट खाली रह गई थी शुरुआत में। अब बात कर लेते हैं जो 296 के जो ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें थी उसको कैसे भरना था। तो सबसे पहली बात, थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेटमेंट वाले सवाल में आ जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था वो एक तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। दो तरीके के इलेक्शन होते हैं, एक तो होता है पीआर सिस्टम, और दूसरा होता है एफ टी टी पी सिस्टम। ये क्या होता है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो जिसने एक पिलर को पार कर लिया वही जीत गया। देखो हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी बंदा अगर सबसे ज्यादा वोट लेके आ गया, ठीक है, वही विनर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पास्ट द द पोस्ट सिस्टम, FPTP, ठीक है।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो जितनी भी लोग होंगे जो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको जितना वोट आएगा उसके हिसाब से उनको प्रोपोर्शन एलोकेट किया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी सिस्टम के तहत ये चुना गया था। एसटीवी सिस्टम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? पीआर सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा और एसटीवी भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको ये जो सीट जो थी उसमें कम्युनल डिवीजन भी रखा गया था, ठीक है? यानी कि मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरीज में सीट डिवाइड की गई थी। तो ये हो गई सीटों की बातें, ठीक है? अब इसके लिए जो इलेक्शन होता है, ये जो इलेक्शन होता है उसका आउटकम क्या निकल के आता है? तो इसमें कांग्रेस जो होती हैं वो 208 सीट लेके आती हैं, मुस्लिम लीग जो है वो 73 सीट लेके आती हैं, ठीक है? और फिर अदर कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको 15 सीट मिलता है। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 389 टोटल सीट्स, 296 फॉर ब्रिटिश इंडिया, 93 फॉर प्रिंसली स्टेट्स, क्लियर है? उसके बाद इसी में से 296 में से 292 फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंस एंड 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। सीट एलोकेशन जो होता है वो 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति का होता है, ठीक है? कम्युनल डिवीजन देखने को मिलता है मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरीज में। इसके अलावा इलेक्शन मेथड जो था वो इनडायरेक्ट था, सबसे ज्यादा सवाल यही पूछते हैं, ठीक है? वाया प्रोविंशियल असेंबलीज, थ्रू पीआर सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है? अब प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहां से नॉमिनेटेड मेंबर्स चुन के आएंगे। कौन नॉमिनेट करेगा? तो रूलर नॉमिनेट करेगा, लेकिन बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्शन का आउटकम 208 सीट्स कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स, 15 सीट्स जो है वो अदर लोगों को आता है, ठीक है? तो ओवरऑल जो ये इलेक्शन हुआ था वो था पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो होता है, जो 18 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार जो दिया गया था, ये बात यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी था। कहने का मतलब ये हुआ जो बहुत ही कम लोगों को ये अधिकार दिया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स कितना पे कर रहा है, यही सारी चीज, एजुकेशन कितना है, ठीक है? यही सारे क्राइटेरिया थे। दोस्तों कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट गांधी जी थे या नहीं थे, तो गांधी जी इसका पार्ट नहीं थे, ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड ही कर दिया है, ठीक है? चलिए अब वर्किंग को समझते हैं। पहली मीटिंग जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को बैठती है। दोस्तों यहाँ पे आप चीजों को समझो, क्योंकि बाद में मैं आपको टाइमलाइन से चीजें याद करा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, मुस्लिम लीग जो होता है पहले ही दिन बॉयकॉट कर देता है इस चीज को, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? पहले ही दिन सचिदानंद सिन्हा जो होते हैं उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है? थ्रू द फ्रेंच ट्रेडिशन। अब फ्रेंच ट्रेडिशन क्या होता है? जो घर के सबसे जो बड़े होंगे उन्हीं को कुर्सी देनी चाहिए, ठीक है? तो टेम्पररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। फिर अगली मीटिंग 2 दिन बाद होती है, 11 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, यानी कि सचिदानंद सिन्हा जो थे अब यहाँ पे नहीं है, परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है? इसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। एच.सी. मुखर्जी सबसे पहले बनते हैं, कुछ दिनों बाद जाके वी.टी. कृष्णमाचारी बनते हैं। आई थिंक 1948 में, देख लेंगे हम लोग अभी आगे जब टाइमलाइन में इन चीजों को कवर करेंगे तो, ठीक है? इसके अलावा बी.एन. राव जो है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाता है। इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। इन सभी से सबसे ज्यादा सवाल मुझे आरआरबी में ही देखने को मिला, ठीक है? उसके बाद 13 दिसंबर, अगले 2 दिन बाद 1946 को जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डालते हैं। क्या होता है ये? तो देखो भाई, आप संविधान बना रहे हो ना, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डालते हैं जो आगे चल के इसी ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो प्रिएम्बल जो प्रस्तावना है उसका बेस बन के आता है, सामने आता है, ठीक है? दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फंक्शन की बात करें तो एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी था, ठीक है? तो यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की तरह तो काम कर ही रहा था, इसके अलावा इंडिया का पहले पार्लियामेंट की तरह भी ये काम कर रहा था। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड काम था तो उस समय में राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयर पे होते थे, वो प्रिजाइड करते थे। कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में अगर काम हो रहा था तो जीवी मावलंकर जो थे वो प्रिजाइड करते थे। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है? और इसके अलावा मुस्लिम लीग ने जब छोड़ दिया था, ठीक है, जब वो बॉयकॉट कर दिया था, पहले सेशन में ही उसने बॉयकॉट कर दिया था, तो मेंबरशिप जो है वो घट के 389 से 299 पे आ जाती है, ठीक है? तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स आते हैं, मुस्लिम लीग बाहर जाते हैं, इतना आपको समझना होगा, ठीक है? चलिए अब एडॉप्शन की बात कर लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट होता है, और इस समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल,
ठीक है। अब कुछ प्रोविजन आपको 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाते हैं, जिसमें सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट का जिक्र है। ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फुल्ली इन्फोर्स्ड हो जाती है। ठीक है। फुल जितने हैं वो सारे प्रोविजंस अब इन्फोर्स हो जाते हैं। ठीक है। और इस 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। क्यों 26 जनवरी को चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। चलिए अब चीज़ों को टाइमलाइन से समझ लेते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। कभी कभी क्रोनोलॉजिकली भी सवाल पूछ देते हैं, तो इससे सॉल्व हो जाना है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज करता है। जुलाई 1946 को इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं 296 ब्रिटिश इंडिया सीट के लिए, और 93 प्रिंसली स्टेट्स को तो नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। 11 जुलाई 1946 को बी.एन. राव अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। पहली मीटिंग में ही मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर जाती है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और एज पर द फ्रेंच प्रोविजन जो ओल्डेस्ट मेंबर को बनाना है, सीनियर मोस्ट मेंबर को बनाना है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। एच.सी. मुखर्जी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं। इसका एडॉप्शन होता है 22 जनवरी 1947। बहुत बार ये सवाल पूछे हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एडॉप्शन कब होता है? ठीक है। तो 22 जनवरी 1947। 22 जुलाई 1947 को पहली बार नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट। ठीक है। और असेंबली जो है अब ये सोवेरेन बॉडी की तरह काम करने लग जाती है, लेकिन अभी असेंबली, ठीक है, लेकिन अभी भी डोमिनियन के अंदर ही है। ठीक है। यानी कि संविधान बनाने में सोवरेनिटी है। ठीक है। लेकिन अभी भी डोमिनियन के अंदर ही है। डोमिनियन 1950 को खत्म होती है, ये याद रखो। ठीक है। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड अंडर बी.आर. अम्बेडकर। यही कारण है जो बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत बार सवाल पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है। 16 जुलाई 1948 को वी.टी. कृष्णमाचारी जो हैं वो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इतना आपने याद कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है। विद प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को फाइनल मीटिंग होती है। ठीक है। याद रख लो डेट, 24 जनवरी 1950 को फाइनल मीटिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया जाता है, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जाता है, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया जाता है। ठीक है। 26 जनवरी 1950 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से फोर्स में आ जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है। टोटल खर्चा लगा 64 डेज। ठीक है। तो ये आप टाइमलाइन से याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने उसमें भी बोल्ड कर दिए हैं, एक या 2 बार पढ़ लोगे काम हो जाएगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को देखने के लिए डिफरेंट कमिटीज बनाई जाती हैं। तो आपको कुछ मेजर कमेटी हैं, कुछ माइनर कमेटी हैं। मेजर कमेटी को बस याद कर लेना, काम आपका हो जाएगा। माइनर कमेटी में से सेपरेटली कुछ कुछ चीज़ें बस पढ़नी है आपको। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको आप याद कर लेना। चेयरमैन थे आपको बी.आर. अम्बेडकर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे जो इसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे। ठीक है। तो के.एम. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला और माधव राव को जो है उन्होंने बी.एल. मिट्टर को रिप्लेस किया था, और टी.टी. कृष्णमाचारी ने डी.पी. खेतान को रिप्लेस किया था। तो आपको याद क्या रखना है? तो मुंशी, अय्यर, अयंगर, सादुल्ला, माधव राव और कृष्णमाचारी। ठीक है। 1-2 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट यहीं से कर लोगे। पहला ड्राफ्ट आया था फरवरी 1948 में, सेकेंड ड्राफ्ट आया था अक्टूबर 1948 में। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ये याद रख लेना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की टोटल 141 डेज तक की सिटिंग हुई थी।
ठीक है। चलो अब मेजर कमेटी की बात कर लेते हैं, इससे सवाल पूछते हैं, पता होना चाहिए। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अंबेडकर, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरियाज सरदार पटेल। अब इस कमेटी में कुछ और लोग भी थे, इसलिए स्टार लगा हुआ है, जो हम लोग आगे देखेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी से बहुत बार सवाल पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सब कमेटी, वो जो एडवाइजरी कमेटी थे, ये जो आप एडवाइजरी कमेटी देख रहे हो, इसके कुछ सब कमिटीज भी थी। फंडामेंटल राइट्स जेवी कृपलानी देख रहे थे, माइनॉरिटीज एच सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरियाज गोपीनाथ बारदोलोई। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए एवी ठक्कर, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरियाज के लिए कोई चेयर स्पेसिफाइड नहीं था। ठीक है, लेकिन ये कमेटी जरूर थी। दोस्तों अब ऐसा है, जो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ मेजर कमिटीज के बारे में पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, माइनर कमिटीज में आप एस के धर कमेटी कहाँ गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। एस के धर लिंग्विस्टिक कमेटी है ना, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता सवाल है। इसके अलावा आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा, देख लेना बस। ठीक है, चलिए अब सवालों की ओर चलते हैं, फटाफट सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया की किस एक्ट के तहत आ, बस बजट को डिस्कस करने का पावर दिया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत बजट को डिस्कस करने का पावर दिया गया था, लेकिन आपको यहाँ पे वोट देने का पावर अभी भी नहीं था। ठीक है, और जो भी पॉइंट्स डिस्कस करोगे उसको 6 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा, तो इतने ज्यादा प्रोविजंस थे इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात ये, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत आपको बजट डिस्कस का आप कर सकते हो। ठीक है, बजट में वोट देने का पावर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो यहाँ मिल रहा है 1919 में। ठीक है, तो बजट में वोट देने का पावर की बात होगी तो 1919 याद रख लेना। ठीक है, Who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of constitution for India? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वराज पार्टी का अधिवेशन 1934 में रांची में चल रहा था, वहीं पे ये बात सामने आई थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, और 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था इस बात को, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। तो पहला डिमांड कांग्रेस की तरफ से 1935 में आया था। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। इट वर्क विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमिटी। बिल्कुल सही बात है, और इसी को ध्यान में रखते हुए चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा सवाल ड्राफ्टिंग कमेटी से पूछा जाता है, उसके बाद मेजर कमेटी के बारे में पढ़ लेना, और माइनर कमेटी में सेलेक्टिव पढ़ लेना, काम हो जाएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, पारसीज वेर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। बिल्कुल सही बात है, इन सभी का को समझो अलग से रिप्रेजेंटेशन भी मिला था, है ना। इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे आपको लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। Its electoral process was based on the sixth schedule of the Act of 1935, which allowed for a restricted franchisee based on tax, property and educational qualification. बिल्कुल सही बात है। तो जब आप पूरे ऑप्शन पढ़ोगे, अगर आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है, तो फिर ये और ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी है, तो इन दोनों में से एक ही सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर था, वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के साथ था, जिसमें टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो था वो बहुत बड़ा आधार था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। ओके, ठीक है, यस। द उसके बाद दूसरा क्या है, द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डिक्लेयर्ड टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनल सेशन। देखो भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए मैंने आपको कहा है जो टाइमलाइन सेट कर लोगे ना, तो ये सारी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी।
हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके ऊपर में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे वो भी आपको समझना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है, जो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, ठीक है। तो 2 और 4 जहां भी ऑप्शन आपको दिख जाए उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 4 यहाँ पे नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। 2 नहीं होगा, देन 1 and 3 विल बी द ऑप्शन, एन गोपालस्वामी एंड अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th November एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। बिल्कुल सही बात है। ऑन 26th November 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare the और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो एक चीज हमने देखा, जो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो यही है। देखो, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, और जो कि 26 जनवरी 1950 को फुल फोर्स में आ गया था, ठीक है। यहाँ पे तो कह रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, वो तो पहले ही बन चुका था यार, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी के साथ आपका पहला मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग सेलियंट फीचर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहना। आपने देखा जो किस तरीके से कितने सवाल सीजीएल में पूछे गए थे, ये सारे एक मेमोरी बेस्ड पेपर थे, ठीक है। और अब आपको उसी बेसिस पे आगे की तैयारी रखनी है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।